स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोर्स में। मेरा नाम है चंदन और आप देखना शुरू कर चुके हैं जीएनएम फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर वालों के लिए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनीशंस को। ठीक है, साथ ही उनका फुल डिस्क्राइब भी इस वीडियो में मिलने वाला है। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। जैसा कि आपको मालूम है कि जो हम लोग अभी जो सीरीज देख रहे हैं उसमें डिफिनेशन टाइप को देख रहे हैं, जिसमें आज बारी है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से, जिसमें आज हम लोग ना केवल डिफिनेशंस को देखेंगे, साथ ही उसके जो भी और भी पार्ट हैं उसको भी हम लोग आज वीडियो में देखने वाले हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है गर्भ निरोधक से या कॉन्ट्रासेप्शन जिसको बोलते हैं। गर्भ निरोधक का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो अनचाहे गर्भ से मुक्ति पाना होता है। ऐसे साधन जो महिला को अनचाही गर्भावस्था से बचाने हेतु उपयोग में लाए जाते हैं उसी को हम लोग गर्भ निरोधक साधन के नाम से जानते हैं। गर्भ निरोधक साधन का अर्थ है जैसे कॉन्डम, कॉपर टी, माला डी, माला ए, ये सब दवा जो होती हैं वो गर्भ निरोधक दवा होती हैं। ठीक है, जिनका उपयोग करके और महिलाएं जो हैं वो अनचाहे गर्भ से मुक्ति पाती हैं। अगला है गर्भ निरोधक साधन की कितनी विधियां हैं, तो इसकी दो विधियां होती हैं। पहला अस्थायी विधि और दूसरा होता है अस्थायी विधि। अभी हम लोग अस्थायी विधि को देखेंगे। ठीक है, तो जो अस्थायी विधि है वो कुछ अंतराल के लिए या जो शिशु जन्म लेते हैं उनके मध्य अंतराल के लिए दिया जाता है, जिसमें जो है वो पहला जो साधन है वो है अवरोधक यानी बैरियर मेथड द्वारा करते हैं, जिसमें स्पर्म के योनि में स्थानांतरण की रोकथाम की जाती है। ऐसे विधि जिसके द्वारा स्पर्म को योनि में स्थानांतरण करने से रोका जाता है उसी को हम लोग बैरियर साधन के नाम से जानते हैं। इसमें तीन प्रकार होते हैं, एक होता है भौतिक, दूसरा रासायनिक और तीसरा संयुक्त। जिसके प्रकार हैं, पहला है मेल कॉन्डम या निरोध। ठीक है, जो भौतिक अवरोध साधन है और ये रबर या पॉलिथीन से बना होता है जो सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क मिलता है और ये सबसे ज़्यादा प्रचलित साधन भी होता है। दूसरा है फीमेल कॉन्डम। ठीक है, जो स्त्रियों के शारीरिक संरचना के अनुसार विकसित किया गया है। इसे इंटरकोर्स से पूर्व वेजाइना में लगाया जाता है। इसे फेम शील्ड के नाम से भी जानते हैं। जो फीमेल कॉन्डम है उसे फेम शील्ड के भी नाम से जानते हैं, जिसको इंटरकोर्स के दौरान वेजाइना में लगाया जाता है। अगला है वेजाइनल क्रीम। ठीक है, जो वेजाइना में इंटरकोर्स के दौरान एक क्रीम लगाया जाता है जो जेली जैसा या फिल्म के जैसा उपलब्ध होता है। जब स्पर्म इसके संपर्क में आते हैं तो स्पर्म जो होते हैं वो खुद ब खुद नष्ट हो जाते हैं, जिससे वो गर्भ नहीं ठहरता है। अगला है वेजाइनल डायफ्राम। ठीक है, ये वेजाइना के अंदर उपयोग में लाया जाने वाला उपकरण है जो कि रबर द्वारा निर्मित होता है। इसके किनारे पर धातु या स्प्रिंग के रिंग होते हैं। इसे इंटरकोर्स से 3 घंटे पूर्व वेजाइना में लगाया जाता है एवं इंटरकोर्स के 6 घंटे के बाद हटाया जाता है। जो इंटरकोर्स है उसे 3 घंटे पहले वेजाइनल डायफ्राम को लगाया जाता है और इंटरकोर्स के 6 घंटे बाद हटा लिया जाता है। अगला है अंतःगर्भाशयी साधन जो आईयूडी होते हैं उसको। अब तो ये भी गर्भ निरोधक के प्रमुख साधन है जिसका विस्तृत पैमाने पर उपयोग होता है। सन 1923 में सर्वप्रथम चांदी युक्त यानी चांदी से बने आईयूडी का इस्तेमाल किया गया था। कुछ आईयूडी के उदाहरण हैं, पहला साधारण आईयूडी या औषधि विहीन आईयूडी जिसमें कॉपर टी 200। ठीक है, ये जो है वो साधारण आईयूडी के श्रेणी में आते हैं। इसमें कॉपर आयन होते हैं और ये आयन जो होते हैं वो गैमेटोटॉक्सिक एवं स्पर्मियोलाइटिक गुण रखते हैं। साथ ही जाइगोट का इंडोमेट्रियम में इम्प्लीमेंटेशन होने से रोकते हैं। कॉपर टी को प्रत्येक 3 वर्ष बाद निकाल दिया जाता है। जो इसमें क्या होता है कि ये जाइगोट को एंडोमेट्रियम में लाने ही नहीं देते हैं या इम्प्लीमेंटेशन होने से रोक देते हैं। जो गर्भाशय में फ्यूजन के बाद जो स्थानांतरित होता है वो नहीं होने देते हैं। अगला है कॉपर टी 380A। यह भी कॉपर टी है, परंतु इसका क्षेत्रफल जो होता है वो 380 mm² होने के कारण इसे 380A नाम दिया गया है। इसमें कॉपर टी के ऊपर बेरियम होता है जो कि रेडियो एक्टिव होता है, अतः एक्सरे द्वारा इसको स्थिति का पता लगाया जा सकता है। इसे प्रत्येक 10 वर्ष पश्चात अलग कर दिया जाता है। जो कॉपर टी 200 है उसको 3 वर्ष बाद निकाला जाता है और कॉपर टी 380 को 10 वर्ष बाद निकाल दिया जाता है। इसमें ये रेडियो एक्टिव होते हैं जिनका एक्सरे द्वारा आसानी से पता लगाया जा सकता है और इनका क्षेत्रफल लगभग 380 mm² होता है। इसी के नाम पे इसका नाम रखा गया है। अगला है मल्टीलोड 250 यानी 250। मल्टीलोड 250 ये भी कॉपर 1 के समान ही होते हैं यानी कॉपर टी 200 के समान ही होते हैं। इससे प्रतिदिन कॉपर आयन मुक्त होते रहते हैं। इसमें भी प्रत्येक 3 वर्ष में बदल दिया जाता है, यानी मल्टीलोड 250 को भी प्रत्येक 3 वर्ष में
कॉपर T200 की तरह बदल दिया जाता है। अगला है मल्टीलोड 375, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल होता है वो 375 mm² होता है, इसी के कारण इसका नाम पड़ा है और इसे प्रत्येक 5 वर्ष में बदल दिया जाता है। अगला है हार्मोन युक्त आईओडी, ठीक है। अभी हम लोगों ने औषधि विहीन को देखा था, अभी है हार्मोन युक्त आईओडी। होता है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। जो हार्मोन युक्त आईओडी होता है इसमें 38 mg प्रोजेस्टेरोन होता है और इसी के कारण गर्भधारण नहीं हो पाता है। दूसरा है LNG IUS LNG। आयुष से तात्पर्य है लिवनगेस्ट्रेल इंट्रायूटेराइन सिस्टम, ठीक है। ये टी आकृति का उपकरण होता है जिसमें लगभग 52 mg लिवनगेस्ट्रेल हार्मोन होता है जो 20 mg पर डे के दर से शरीर में विसर्जित होता है। लगभग 52 ग्राम होता है और 20 mg पर डे के आधार पर शरीर में विसर्जित होता है। इसे प्रत्येक 5 वर्ष में बदल दिया जाता है। अगला है मुख्य गर्भ निरोधक गोलियाँ, जो भारत में सबसे ज़्यादा प्रचलित है, ठीक है, और इसे सबसे ज़्यादा व्यापक उपयोग में लाया जाता है। इन पिल्स में कंबाइंड ओरल पिल्स अधिक उपयोग में लाया जाता है। अगला है कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव या ओरल जो गर्भ निरोधक होते हैं वो, या माला एन माला डी नाम से प्रचलित है। इनका उपयोग मासिक धर्म के 5वें दिन से प्रारंभ किया जाता है एवं 21 दिन तक ली जाती है। इनका कार्य ओव्यूलेशन को रोकना या निलंबित करना है जिसमें ओवम मुक्त नहीं होते हैं। यह गर्भधारण अनुपस्थित रहता है। कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में क्या होता है कि इसको उपयोग में लाते हैं जब मासिक धर्म के 5वां दिन प्रारंभ होता है तब, और ये 21 दिन तक लगातार लिया जाता है, जिसके कारण जो है ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है या खत्म रहता है। इसमें दोनों हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों उपस्थित रहता है। प्रोजेस्टेरोन पिल जो होता है वो मुख्य निरोधक सिर्फ प्रोजेस्टेरोन होता है और एस्ट्रोजन अनुपस्थित रहता है। इसका उपयोग मासिक धर्म के प्रथम दिन से किया जाता है। इसके उपयोग से सर्वाइकल म्यूकस एवं एंडोमेट्रियम में परिवर्तन आते हैं, फलस्वरूप गर्भधारण नहीं होता है। जो प्रोजेस्टेरोन पिल्स होता है उसमें केवल प्रोजेस्टेरोन होता है, एस्ट्रोजन उसमें उपस्थित नहीं रहता है और इसको मासिक धर्म के प्रथम दिन से ही स्टार्ट कर दिया जाता है, जिससे गर्भधारण नहीं होता है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, इनका उपयोग अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स या मिस ओरल पिल या अनप्लान्ड इंटरकोर्स या कंडोम रप्चर जैसी परिस्थितियों में किया जाता है, ठीक है। इनका उपयोग इमरजेंसी वगैरह में करते हैं जिसमें अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो गया है या मिस ओरल पिल हो गया है या अनप्लान इंटरकोर्स हो गया है, साथ ही अगर कंडोम वगैरह फट गया है तो उस स्थिति में इसका उपयोग करते हैं। अब आते हैं गर्भ निरोधक की प्राकृतिक जो विधियां हैं उस पर। तो पहला है रिदम, इसको मासिक धर्म के प्रारंभ पर ध्यान रखा जाता है एवं 10वें दिन से 18वें दिन तक क्वाइटस को अवॉइड किया जाता है, क्योंकि 10 से 18वें दिन का जो समय होता है वो रिस्क पीरियड होता है। इसी में सबसे ज़्यादा प्रेगनेंसी का संभावना रहता है। शेष दिन सेफ पीरियड कहलाता है। सेफ पीरियड में संभोग किया जाए तो महिला के गर्भवती होने की संभावना काफ़ी कम होती है। जो 10 से 18 दिन होता है मासिक धर्म के बाद, वो सबसे ज़्यादा हाई रिस्क वाले पीरियड होते हैं। इसी में जो होती है महिला सबसे ज़्यादा प्रेग्नेंट होती है। है क्वाइट इंटरप्ट, जिसे विड्रॉल मेथड भी कहते हैं। इसमें संभोग के दौरान पुरुष जो होते हैं वो सखलन से पहले अपने सीसन को महिला की योनि से बाहर निकाल लेते हैं, जिससे वीर्य जो होता है वो वेजाइना में प्रवेश नहीं कर पाता है। उसी का हम लोग विड्रॉल मेथड बोलते हैं। अगला है ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर स्तनपान कराने वाली महिलाएं होती हैं, ठीक है, तो वो प्राकृतिक रूप से गर्भ निरोधक का कार्य करता है। जो स्तनपान कराने वाली महिला होती हैं उसमें प्राकृतिक रूप से ही गर्भ निरोधक होता है। अगला है गर्भ निरोधक के अस्थायी विधि, ठीक है। जो गर्भ निरोधक के अस्थायी विधि है उसको डिफाइन करना है। तो इसमें स्टरलाइजेशन मेथड भी बोलते हैं इसको। ये स्त्री और पुरुष दोनों के लिए होता है। पहला होता है नसबंदी यानी वेसेक्टोमी, जो मेल में स्टरलाइजेशन की विधि होती है, जिसमें दोनों वेस्ट डिफरेंस को काट के और जो काटे हुए सिरे होते हैं उसको अलग अलग बांध दिया जाता है। जो वेसेक्टोमी होता है वो मेल स्टरलाइजेशन का विधि है, जिसमें दोनों वेस्ट डिफरेंस को अलग अलग काट के और बांध दिया जाता है। इसके बेनिफिट क्या होते हैं, तो इसमें अस्पताल में भर्ती रहने की आवश्यकता नहीं होती है। जो पेशेंट होते हैं या मेल जो होते हैं उनको अस्पताल में भर्ती रहने की आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही ट्यूबेक्टोमी की तुलना में इसकी सर्जरी आसान होती है और इसमें असफलता दर कम होती है। साथ ही सर्जरी में भी बहुत कम खर्च आता है। अभी जो वर्तमान में है वह नॉन सर्जिकल वेसेक्टोमी भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसमें बहुत छोटा सा चीरा लगा के और इसको किया जा रहा है। कुछ दिनों तक भार जो होता है उसको उठाने से मना किया जाता है, साइकिल चलाने से मना किया जाता है। साथ ही 1 महीने तक गर्भ निरोधक का उपयोग करने की सलाह दी जाती है, ठीक। अगला है ट्यूबेक्टोमी, ठीक है, जिसमें
महिलाओं को जो होता है ये गर्भ निरोधक की सबसे प्रचलित विधि है, जिसमें फैलोपियन ट्यूब को क्या करते हैं कि काट के और अलग अलग बांध दिया जाता है। इसे लेप्रोटोमी या मिनी लेप्रोटोमी या लेप्रोस्कोपिक स्टेरिलाइजेशन द्वारा भी किया जाता है। जो ट्यूबेक्टोमी है उसमें फैलोपियन ट्यूब को सर्जरी के द्वारा काट के और अलग अलग बांध दिया जाता है। ये और भी सर्जरी के द्वारा किया जाता है, जैसे लेप्रोटोमी वगैरह है। मिनी लेप्रोटोमी है या लेप्रोस्कोपिक स्टेरिलाइजेशन है, उसमें भी ट्यूबेक्टोमी कर दिया जाता है। लेप्रोस्कोपिक स्टेरिलाइजेशन क्या है? ठीक है, तो ये एक लेप्रोस्कोपिक की सहायता से जो फैलोपियन ट्यूब है उसके मेटल रिंग को कस दिया जाता है, जिससे ओवम गर्भाशय कैविटी में नहीं आ पाते हैं। यानी ओवम जो है वह फैलोपियन ट्यूब में ही रहते हैं, जिसके पश्चात क्या होता है कि जो ओवम है वो फर्टिलाइज नहीं कर पाते हैं। इससे आवश्यकता होने पर पुनः अलग किया जा सकता है, जबकि लेप्रोटोमी एवं मिनी लेप में फैलोपियन ट्यूब को एक भाग काट कर हटा दिया जाता है, अतः इसमें पुनः गर्भधारण की संभावना खत्म हो जाती है। जो लेप्रोटोमी वगैरह होता है या मिनी लेप्रोटोमी होता है उसमें फैलोपियन ट्यूब को काट के और इसके एक भाग को हटा दिया जाता है, जिससे गर्भधारण फिर से वो महिला नहीं कर सकती है। और जो लेप्रोस्कोपिक स्टेरिलाइजेशन होता है उसमें फैलोपियन ट्यूब पर क्या होता है कि मेटल रिंग द्वारा उसको कस दिया जाता है, जिससे बाद में खोल के हटाया जा सकता है। अगला है इसके लाभ क्या क्या हैं। ठीक है, तो ट्यूबेक्टोमी गर्भ निरोधक की स्थायी और सरल विधि है। अब इसकी जटिलता क्या क्या है, तो जैसे संक्रमण होना या मनोवैज्ञानिक असंतुलन होना, मोटापा या डिस्मेनोरिया या मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटीज जो होती है वो इसमें जटिलता आ सकती है। अगला क्वेश्चन है क्लिनिक। ठीक है, जो क्लिनिक होते हैं उसको डिफाइन करना है। क्लिनिक वह स्थान होता है जहाँ रोगी चिकित्सा तथा आवश्यक सलाह लेने जाते हैं और उपचार के बाद फिर वापस आ जाते हैं। वहाँ रात्रि में ठहरने के लिए कोई उपाय नहीं होता है या वहाँ रात में भर्ती नहीं किया जाता है। ये किसी सरकार या ट्रस्ट द्वारा संचालित होते हैं। अब इसका उद्देश्य क्या क्या है, तो रोगी का उचित उपचार करना, मातृ एवं शिशु संबंधित सेवाएं प्रदान करना, छोटी बीमारियों तथा चोट का उपचार करना, परिवार नियोजन एवं टीकाकरण सेवाएं प्रदान करना, साथ ही स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना, ये उसका क्लिनिक का कार्य होता है। अगला है रेफरल प्रणाली। ठीक है, रेफरल प्रणाली तो ये वैसी प्रणाली होती है जिसके द्वारा रोगी को उसके जैविक चिन्हों को बनाए रखते हुए उचित सुविधा युक्त स्वास्थ्य केंद्र पर भेजा जाता है। ठीक है, रेफरल प्रणाली वह होती है जहां रोगी को जैविक चिन्हों यानी वाइटल साइंस को बनाए रखते हुए उचित सुविधा युक्त स्वास्थ्य केंद्र पर भेजा जाता है। अब इसके उद्देश्य क्या क्या हैं, तो पहला है रोगी को बेहतर नैदानिक तथा उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। दूसरा, रोगी को आवश्यकता अनुसार विशेष सेवाएं प्रदान करना। तीसरा, उपयुक्त उपचार न होने की स्थिति में उसके प्राणों की रक्षा करने हेतु तथा जटिलताओं की रोकथाम करने के लिए रेफर करना होता है। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, जिस पे आप टाइप करके पीडीएफ को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।